संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहला आपने देखा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के 8 भेद हैं, आप जान लें। हम जो है आज स्वर संधि के प्रमुख भेद जानेंगे। तो पहला आप ले लीजिए दीर्घ संधि, दूसरा यण संधि, तीसरा अयादि संधि, चौथा गुण संधि, पांचवा पूर्वरूप संधि, छठा वृद्धि संधि, सातवां पररूप संधि, आठवां प्रकृति भाव संधि। अर्थात आपको इन 8 संधियों को, स्वर संधि के जितने भेद हैं उन्हें अच्छे से जानना है और उनके उदाहरणों को जानना है। यदि आप स्वर संधि के जितने भेद हैं उन तमाम भेदों के यदि आप उदाहरणों को जान जाते हैं तो आप चाहे सीटेट परीक्षा में बैठे अथवा झारखंड टेट अथवा यूपी टेट अथवा अन्य कोई भी संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे, जहां भी आपको संधि से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप सही उत्तर दे पाएंगे। तो यण संधि पहला हो गया यण संधि, दूसरा अयादि संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा वृद्धि संधि, पांचवा दीर्घ संधि, छठा पूर्वरूप संधि, सातवां पररूप और आठवां आपका हो गया प्रकृति भाव। आइए हम पहले दीर्घ संधि जानेंगे। क्या है दीर्घ संधि? तो दीर्घ संधि करने वाला सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि करने वाला जो सूत्र है साथियों, सूत्र का नाम क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ या पाणिनि का सूत्र है जो कि अष्टाध्यायी में आपको देखने को मिलेगा। यह सूत्र क्या करता है? तो यह जो सूत्र है, यह सूत्र क्या कहता है कि अक अर्थात अक क्या है? एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आते हैं। अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण। कौन कौन? अ, इ, उ, री, ली। जोड़िए, याद रखिए। अ, इ, अ लीजिए अथवा आ लीजिए, अ हो अथवा आ, उसके बाद ई उ री। तो ये 5 हो गए, अ ई उ री ली। इसी प्रत्याहार से इन्हें दीर्घ वर्णों का भी बोध होगा। अ का दीर्घ क्या होगा? आ, ई का दीर्घ दीर्घई, उ का उ, री का री। ठीक है ना? अब आइए सवर्णे। हमने कहा अकः सवर्णे दीर्घ। लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर भी आप पढ़ सकते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी जो भरतराज आचार्य जी का है, बस बिल्कुल वही है, उसमें भी यही सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि करने वाला सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ। यह सूत्र क्या कहता है कि यदि सवर्णी अर्थात सवर्णी समझ रहे हैं, एक ही जैसा वर्ण यदि पूर्व और पर में हो तो दोनों मिलके दीर्घ होगा। तो अक में आपने अक प्रत्याहार देखा, अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ री री ये वर्ण आते हैं। ठीक है? सवर्ण सवर्णक सवर्ण समझ गए? उसी प्रकार का अ ई उ री री आने पर अ ई उ री के बाद यदि वही फिर अ ई उ री क्रमशः जो वर्ण होगा, ठीक है, वह यदि आता है तो क्या होगा? दीर्घ एक आदेश होगा। तो दोनों के स्थान पे अ के बाद यदि अ आए तो आ हो जाएगा, ई के बाद ई रहेगा तो दीर्घ ई। उसी प्रकार ह्रस्व के बाद यदि ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो तो भी दीर्घ उ हो जाएगा। री री दीर्घ री। ठीक है? तो कह रहे हैं अंतिम जो है ली वर्ण का दीर्घ नहीं, ली वर्ण से दीर्घाभावात। हम कहाँ पढ़े? संज्ञा प्रकरण में पढ़े हैं। अतः उसका सवर्णी री हो जाता है। सवर्णी क्या हो जाएगा? री हो जाएगा, ली का री हो जाएगा। संक्षेप में यदि कहें तो अक प्लस अक बराबर दीर्घ। आप क्या देखें? अक प्लस अक बराबर दीर्घ। अर्थात
आत्मा, तो क्या बन जाएगा? देवात्मा। यदि आपको आवाज आप तक नहीं पहुंच रही होगी तो बिल्कुल आप कमेंट्स करके बताएंगे साथियों। आप सभी तमाम साथियों से ये कहना चाहूँगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो निश्चित रूप से। तो हम दीर्घ संधि के उदाहरण देखेंगे। हमने क्या देखा दीर्घ संधि में? तो हमने देखा अकः सवर्णे दीर्घ एक सूत्र है। एक सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ। और यह सूत्र क्या करता है? तो कह रहे हैं जो अकः है, अकः मतलब अ आ ई उ री री, और सवर्णे मतलब बस वही जस्ट, उसको क्या होगा? दीर्घ एक आदेश होगा। दीर्घ मतलब अ को दीर्घ आ हो गया, ई को दीर्घ दीर्घ ई हो जाएगा, और हर्ष उ को दीर्घ क्या होगा? ऊ हो जाएगा। दीर्घ संधि में केवल 5 वर्णों में ही संधि कार्य होगा। दीर्घ संधि में जो संधि कार्य होगा 5 वर्णों में, जैसे अ में, ई में, उ में, री में, री में। ठीक है साथियों। तो हरस्वर और करे हरस्व और दीर्घ स्वरों का मिलना 4 प्रकार से हो सकता है। अब आप ये याद रखें, अ और अ दो मिले तो भी आ, यदि अ के बाद आ रहे तो भी आ, यदि अ के बाद आ रहे तो भी आ होगा, और यदि आ के बाद अ रहे तो भी आ ही होगा। 4 प्रकार से हम आ बता रहे हैं आपको। कैसे? हरस्व और दीर्घ स्वरों का मिलना 4 प्रकार से हो सकता है। एक, अ के बाद यदि अ रहे तो भी दीर्घ होगा साथियों, आ के बाद आ रहे तो भी दीर्घ हो जाएगा, अ के बाद आ रहे तो भी दीर्घ हो जाएगा, और आ के बाद अ रहे तो भी दीर्घ ही होगा। जैसे अद्य में अ है और अपी में अपी का अ, तो अद्य का जो अ है, द्य में जो अ है, और अपी में जो अ है, तो अ मिलके आ हो गया, बन गया अद्यापि। अद्य मतलब होता आज, अपी मने होता भी। एक वाक्य बोलता हूं, अद्यापि अहम पाठयामि, आज भी मैं पढ़ाता हूं, तो अद्यापि अहम पाठयामि। दूसरा, आ और आ वाला उदाहरण लीजिए। विद्या में आ है, आलय का आ है। अब दोनों देखिए, आ और आ मिला तो भी आ होगा, विद्या प्लस आलय बन गया विद्यालय। दूसरा आप देख लिए, 4 प्रकार से हम दीर्घ कर रहे हैं। एक, अ के बाद आ है, जैसे हिम में अ है, आलय का आ। हिम में क्या है? म में अ है, आलय में आ है। तो म में जो अ है हिम का, म में अ और आलय का आ, दोनों के स्थान पे आ आदेश हुआ, बन गया हिमालय। और आ के बाद यदि अ रहे तो भी दीर्घ होगा, जैसे विद्या प्लस अर्थी, आपको कहा जाता है विद्यार्थी। यहां भी वही कंडीशन है, आ के बाद और है तो भी दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि उच्चारण स्थान अंठ है। दीर्घ आ का भी कंठ है, अ का भी, विद्यार्थी हो गया। इसी प्रकार जो है, जैसे अभी आप जैसे आ का देख लिए, उसी प्रकार दीर्घ ई कैसे होता है, तो उसी प्रकार कह रहे हैं। इसी प्रकार ई उ रील री में भी 4 प्रकार से दीर्घ हो सकती है। ई के बाद ई रहे, जैसे हरि प्लस ईशा, क्या बन जाएगा? हरीशाह। कवि प्लस ईसा, कविशाह। तो इस प्रकार से हम दीर्घ संधि के उदाहरण को देख रहे हैं। तो दीर्घ संधि के उदाहरण में हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले देख लिए हिमालय। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आलय, क्या बन गया? हिमालय। ये आपका हो गया हिमालय। हिम में अ है और आलय का आ है, अ और आ मिलके आ हो गया, 2 वर्णों के स्थान पर दीर्घ आ आदेश हो गया, हिमालय संधि युक्त पद। बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अब इससे सरल क्या होगा साथियों, कमेंट्स करके आप अवश्य बताएंगे। पुस्तकालय, पुस्तक में क्या है? क में अ है, आलय का आ है, अ के बाद आ भी रहे तो भी दीर्घ, तो पुस्तक प्लस आलय बन गया पुस्तकालय। अब आइए हम ई वाला उदाहरण लेंगे। रवि में ई है और इंद्र का ई है, तो ई प्लस ई, ठीक है। ई के बाद यदि ई रहे
तो दोनों के स्थान पर दोनों मिल करके दीर्घ ही हो जाएगा। रवि प्लस इंद्र रविंद्र। भानुधन उदय भानुदय। तो भानु में क्या है? भानु में ऊ है और उदय का ऊ है। हरस ऊ हरस ऊ हरस ऊ और हरस ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा, जो आप देख रहे हैं। ऊ वाला उदाहरण आपको बता दिया। अब आइए री वाला उदाहरण देखिए। मातृ है, मातृ में री है और ऋणम का री है। मातृ प्लस ऋणम तो क्या बन जाएगा? मातृणम। री के बाद यदि री रहे तो दीर्घ ही हो जाएगा। पितृधन ऋणम, ठीक है, पितृधन ऋणम, पितृणम क्या हो जाएगा? पितृणम, ठीक है। तो पिता का ऋण, पितृणम मतलब पिता का ऋण, मातृणम मतलब माता का ऋण। तो अब आइए कुछ और उदाहरण देखिए। ई वाला हरस्व ई वाला, हरस्व ई वाला उदाहरण आप देखें। जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे, कपीशः, कपि प्लस ईशा क्या हो जाएगा? कपीशः। गौरीशः, गौरी धन ईशः, गौरीशः। मुनि धन इंद्र बन जाएगा मुनीन्द्र। श्री धन ईशः, श्रीशः। मही धन इंद्र महींद्र। गिरिधन ईशः, गिरीशः। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि कपि में हरस्वी है, उसके बाद दीर्घई है, किंतु दोनों मिलकर दीर्घई हुआ। गौरी में दीर्घई है और ईशा में भी दीर्घई है, दीर्घई के बाद दीर्घई रहे तो भी दीर्घई हो रहा है। मुनि में भी वही देखे आप, मुनि में हरस्वी है, इंद्र का हरस्वी है, तो हरस्वी और हरस्वी मिलके दीर्घई हो गया। इस तरह बहुत सारे उदाहरण हैं। अति व इति व इति प्लस इव इति व। नदी प्लस ईशा नदीशः, ठीक है। नदी धन ईशः क्या बन गया? नदीशः। परि धन इच्छा परीक्षा। भूमि प्लस ईशः भूमिशः। और आगे भूमिशा हो गया। पृथ्वी धन ईशा पृथ्वीशा। ये आपने ई वाला उदाहरण देख लिया, दीर्घई वाला, कि हरस्वी के बाद यदि हरस्वी हो तो भी दीर्घई होगा, हरस्वी के बाद दीर्घई हो तो भी दीर्घई होगा, दीर्घई प्लस दीर्घई हो तो भी दीर्घ होगा, और दीर्घई के बाद यदि हरस्वी होगा तो भी दीर्घ होगा। चार अवस्था में आपने दीर्घ किया। उसी तरह जैसे आपने आ देख लिया दीर्घ, दीर्घ ई देख लिया, अब दीर्घ ऊ कैसे होता है सो देखिए। हरस ऊ के बाद यदि हरस ऊ होगा तो दीर्घ ऊ हो जाएगा, दीर्घ ऊ के बाद यदि हरस ऊ होगा तो भी दीर्घ ऊ होगा। जैसे वधु प्लस उत्सव, वधु में दीर्घ ऊ है, उत्सव का हरस ऊ है, तो वधु प्लस उत्सव क्या बन गया? वधूत्सव। लघु धन उर्मी लघुर्मी। वधु विधु है शब्द, विधु, विधु प्लस उदय विधुदय। गुरु धन उपदेश गुरुपदेश। साधु धन उक्तम उक्तम साधु उक्तम। भू धन ऊर्जा भूर्जा। आगे और देखिए उदाहरण, सुक्ति सुधन उक्ति क्या बन जाएगा? सुक्ति। और भू धन ऊर्ध्वम भूर्ध्वम। विष्णु प्लस उदय विष्णुदय। गुरु धन उत्सव गुरुत्सव। साधु धन उदय साधुदय। वधु धन उल्लास वधुल्लास। अब आइए हम री वाला उदाहरण देखें। मातृ धन ऋणम तो क्या बन जाएगा? मातृणम, जो आप यहां देख पा रहे होंगे। मातृ धन ऋणम तो क्या बन गया? मातृणम। पितृ धन ऋणम पितृणम। री के बाद री है तो भी दीर्घ री। होतृधन ऋकार होत्रिकार। होतृधन ऋकार होत्रिकार। मातृधन ऋकार मातृकार। पितृधन ऋषभ, ठीक है, ऋषभ पितृषभ। और मातृधन रिद्धि मातृधि।
ठीक है, क्री धन ऋकारः क्रीकार। अन्य अन्य उदाहरणों को आपने देखा। इसके बाद गुण संधि है। आज आपने दीर्घ संधि को पढ़ा, अच्छे से जाना, दीर्घ संधि के परिभाषा को जाना। तो मेरे साथियों, इसके बाद हम गुण संधि पढ़ेंगे। जितना उदाहरण हम आपको बताए हैं दीर्घ संधि के, उन तमाम उदाहरणों को आप अपने मन मस्तिष्क में भर के रखें हमेशा के लिए। ठीक है, आ वाला उदाहरण, ई वाला, ऊ वाला, री वाला, ठीक है, सबके सब उदाहरण आप मन मस्तिष्क में रखें। इसके बाद हम गुण संधि पढ़ेंगे, गुण संधि के विषय में जानेंगे, गुण संधि की परिभाषा जानेंगे, उसके उदाहरणों को देखेंगे। क्रमशः आठों जो 8 भेद आपने देखा, यण संधि, दीर्घ स्वर संधि के 8 भेद को आपने जाना। यण संधि पहला ले लीजिए आप, यण संधि, दूसरा अयादि संधि, तीसरा गुण संधि, चौथा वृद्धि संधि, पांचवा दीर्घ संधि, छठा पूर्व रूप संधि, सातवां पर रूप संधि, आठवां प्रकृति भाव। तो इन 8 में आज हमने दीर्घ संधि को जाना। इसके बाद अब हम कल गुण संधि पढ़ेंगे, जो आप देख रहे होंगे। तो गुण संधि के विषय में आप देखना ना भूलें, एक एक संधि आप पढ़ते चलें। हर एक दिन आप प्रत्येक संधि को देखें। आने वाले परीक्षा तक आप सारे संधि पढ़ चुकेंगे, सारे के सारे संधि आप पढ़ के समाप्त कर देंगे। मेरे मित्रों, आज के लिए इतना ही। कमेंट्स करना ना भूलेंगे। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, नमो नमः। वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम, नमो नमः।